स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं वो आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बैच है जो वो बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करता हूँ तो वैसे फीस तो 38,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो इसकी फीस घट के 21,999 हो जाएगी। ये बैच है जो ये 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे शुरू होने वाला है, तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और पहले जो हमारी खबर है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश ने जो आपको पता है कि अभी हमने MOU साइन किए थे। किसके साथ साइन किए थे? इन्वेस्टर्स के साथ, है ना, कि हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई थी। ठीक, अब क्या है, उनको कितना 20,000 MOUs के हिसाब से उनको क्या जगह एलोकेट करनी है, जमीन एलोकेट करनी है, तब तो वो अपना जो उनको कंपनी वगैरह सेटअप करना है वहां कर पाएंगे। ठीक है, तो अब उसी पर बात हो रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के दौरान जो हमने साइन किया है 20,000 MOUs, उसके तहत हमें जमीन प्रोवाइड करनी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया अपना जो ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टर समिट, जिसके तहत कितना 20,000 MOUs हैं जो वो साइन हुए हैं। ठीक है, अब उसमें मेन बात क्या फंस रही है कि द गवर्नमेंट को प्रपोजल्स जो मिले हैं वो कितने 3500 MOUs के मिले हैं, जिसके लिए 75,000, ठीक है, 75,000 है, जो 75,000 एकड़ जमीन है जो वो एलोकेट करनी होगी। और ये 75,000 कितना है? पूरे लखनऊ शहर को अगर आप कहेंगे तो लगभग पूरे लखनऊ का आधा है ये। ठीक है, तो एज द एंटिटीज इन्वॉल्व टू स्टार्ट वर्किंग, अब लोगों ने क्योंकि इसमें काम करना इस पे शुरू कर दिया है, इस प्रोजेक्ट्स पे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह देखा जा रहा है कि जिस इन्वेस्टर को जिस तरह की भूमि चाहिए उस तरह की भूमि उसको एलोकेट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गया है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, कि प्रोसेस में इन्वेस्टर को सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा ताकि उसको लैंड है जो वो इस प्रोजेक्ट के तहत एलोकेट कर दिया जाए। उसके अलावा फिर क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उसको ये चाहिए तो उस हिसाब से उसको आगे डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और फिर जो अथॉरिटी है वो सर्च कर लेंगी कि भाई इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर जगह पे इस ऐसी जमीन जैसी इसने डिमांड की है वो कहाँ पर है। ठीक, और कौन सी है जो सरकार के अंडर में है, तो वो उसको अलॉट कर दी जाएगी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ये प्रोसेस है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो देखिए, यूपी में 55 लाख लोगों का ई संजीवनी से इलाज मिला है। किससे? ई संजीवनी। क्या है ये ई संजीवनी? ई संजीवनी बेसिकली कुछ नहीं, ये आप कह सकते हैं टेलीमेडिसिन। आपने सुना होगा कि दूर से ही आप इलाज को संभव करवा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो जब ये चीज डॉक्टरों के आपस में संभव होने लगे, दो डॉक्टर जैसे एक जगह पर इलाज नहीं है और दूसरे डॉक्टर को दूसरे से कंसल्ट करना, तो वो एक हब बने हुए हैं, तो उस हब के दूसरे ने ये इलाज संभव करवा दिया। तो ये ई संजीवनी के थ्रू हो रहा है। तो एक टेलीमेडिसिन का एक तरीका है ये। देखिए क्या है कि अभी तक 55 लाख पेशेंट्स हैं जो मरीज हैं, उनको ये ट्रीटमेंट है जो ई संजीवनी वाला, जो कि टेली कंसल्टेंसी सर्विस है एक तरह से। ठीक है, दूर संचार के माध्यम से जो सर्विस दी जा रही है ये आपकी ई संजीवनी है। और जो मेडिसिन है अभी तक जो प्रोवाइड कराई गई हैं, इसमें किसको? जो भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको सबको ये मेडिसिन दी जाएगी। उसके अलावा जो ई संजीवनी है ये एक तरह से एक अवतार की तरह सामने आ रही है। ठीक है, एक बूम है जिसके तहत मरीजों की लाइफ है जो उसको बचाया जा रहा है। जैसे क्या होता था कि पहले मरीज को तुरंत भागना होता था, और बहुत सारी ऐसी मौतें हैं, बड़ा डेटा है हमारे पास जो कि ये बताता है कि जब मरीज जा रहा होता था अस्पताल तो उसको रास्ते में ही सही इलाज ना मिल पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी, या कुछ और प्रॉब्लम। तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी सारे एरियाज इतने डेवलप नहीं है, और दूसरा एम्बुलेंस की सुविधा है जो उसमें अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में इन चीज़ों के लिए ई संजीवनी एक बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर की एडवाइस वहीं पे मिल जाती है उसको इसके तहत। ठीक है, अब अगर मैं टेलीमेडिसिन बताऊं तो WHO ने टेलीमेडिसिन को आपका जो हेल्थ केयर सर्विस के लिए जो है एक डिलीवरी, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये ऐसा WHO का कहना है। इसके तहत क्या है कि दूर दर से ही बैठा हुआ है जो किसी भी क्रिटिकल फैक्टर में है आदमी, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से उसका इलाज वहीं से संभव हो सकता है, जिससे कि क्या है उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसको बीमारी
बीमारी से बचा लिया जाएगा और जो इंजरीज हैं उन सब से उसको बचाया जा सकता है। वहीं अगर हम ई संजीवनी की बात करते हैं तो ये क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम है ये, जो कि किसके तहत इंप्लीमेंट किया गया, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो सेंटर प्रोग्राम है, इसके तहत इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करता है कि मतलब एक प्रॉपर हब है जिसके में वो इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, तो अगर इन केस वो संभव उस जगह पे वो इलाज संभव नहीं है तो उस हब के तहत जो दूसरे डॉक्टर हैं वो उसके साथ कंसल्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये भी एक अच्छी पहल है। ठीक, अगली खबर की अगर हम बात चलते हैं तो उत्तर प्रदेश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने 48 करोड़ है जो वो पौधे हैं जो वो प्लांट करे हैं, किसमें 2023 की बात करें तो उस कितने पौधों की बात कही गई है, 48 करोड़। ठीक है, 48 करोड़ सैपलिंग्स की बात कही है 2023 में। देखिए खबर क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वो कितने उगाएगा, 48 करोड़ सैपलिंग्स हैं, जो मतलब 48 करोड़ जो आपके पौधे हैं वो उगाएगा, जिससे कि क्या है कि 35 करोड़, ठीक है, नर्सरीज सैपलिंग्स उगाएगा नर्सरी में, जो कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट तो 35 करोड़ का था और ये 48 करोड़ को पहले से ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक, ट्रीज हैं जो वो इस साल मॉनसून सीजन में अगर कहा जाए तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का जो एनुअल प्लांटेशन ड्राइव, राज्य सरकार की जो वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है उसके तहत करवाया जा रहा है ये चीज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहल, आपको इसका नाम याद रखना है, राज्य सरकार की वार्षिक वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, इसके तहत कितने 48 करोड़ की बात कही है। ठीक, किसने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ठीक, तो यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने की कही है, 48 करोड़ की बात की है, किसके तहत कही है, तो वृक्षारोपण अभियान है जो राज्य सरकार का उसके तहत। ठीक, तो 40 करोड़ जो पौधे हैं उनको ऑलरेडी है जो लगाया जा चुका है और बचे हुए हैं जो वो जून से पहले पहले लगा दिए जाएंगे। ठीक है, और 1800 नर्सरीज हैं जो जिनके पास ये पौधे हैं उनको प्रायोरिटीज में रखा गया है कि ये डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज में है कि ये वाली जो नर्सरीज हैं यहाँ पर ये पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो खैर ये वाला डेटा नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये 48 करोड़ का डेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये वृक्षारोपण अभियान, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर मैं आगे खबर बताऊं आपको तो 18 डिवीजन है जो आपके नर्सरीज को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा नर्सरीज में मिस्ट हो गया, चैम्बर्स हो गया, शेड हो गया, शेड हाउसेज, स्प्रिंकलर्स, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जीवामृत, ये सब चीज़ें हैं जो ये इन डिविजन्स में दी गई हैं। मतलब कि इन पौधों को पनपने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो उस तरह का क्लाइमेट, उस तरह का आपका खाद, ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, उसके अलावा जो नर्सरी है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट भी हैं। ठीक, सिर्फ सरकारी नहीं है, प्राइवेट वाली भी इसमें मौजूद है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि कई बार ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग जाता है कि भाई सरकार की योजना है तो प्राइवेट क्यों आएंगी, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट नर्सरीज भी हैं। इसके अलावा जो स्पीशीज हैं वो प्लांट करेंगी मतलब इनको क्या है कि जो पौधे हैं उनको क्या है कैटेगरी में बांट लिया गया है, तो अलग अलग कैटेगरी के तहत उनका प्लांटेशन है जो वो होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगली खबर की ओर जाऊं तो देखिए जो आपका NPCL है उसने उत्तर प्रदेश में फर्स्ट पिंक सर्विस सेंटर, ठीक है, नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो, उसने पिंक सर्विस सेंटर है जो सिर्फ महिला एम्प्लॉय, पिंक से आपको ये बात समझ में आ रही होगी, सिर्फ महिला एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर महिला मतलब आप महिला सशक्तिकरण के लिए स्टेप्स देखिए सरकार के, है ना, ये इस बार यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। उसके अलावा तमाम हर बार इवन आपको टैक्स में, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर वहाँ पर उसमें अगर अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में आती है महिलाएं तो उनको क्या है पूरी 100% टैक्स रिबेट दे रहे हैं। तो अलग अलग तरह की महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड है जो, इसके तहत नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने एक यूनिक इनिशिएटिव है जो वो शुरू किया है, जिसके तहत आत्मनिर्भर और आपका एम्पावर्ड करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं। ठीक है, क्या कदम उठाए हैं कि सारी चीज़ें हैं जो वो महिला केंद्रित है, पिंक इसका नाम रखा गया है, जिसके तहत क्या है कि
इसमें क्या है कि सारी जो महिला कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं ही होंगी। जैसे कि कस्टमर सर्विस सेंटर है, जो ग्राहक सेवा केंद्र हुआ सेक्टर में, टेक जोन 4 है ग्रेटर नोएडा में, ये सारी चीज़ें हैं जो महिला एम्प्लॉयज़ हैं जो वो मैनेज करेंगी। ठीक है, एनपीसीएल पहले भी इस तरह के कई सारे जो कदम है वो उठा चुका है, किसके तहत? अपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और वीमेन एम्प्लॉय हैं जो एनपीसीएल की, वो अपने स्किल से और अपने एक्सपीरियंस से इसको जो ये सर्विस है जो उसको अपनी गुणवत्ता के तहत बेस्ट सर्विस देने की जो है पूरी कोशिश कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय हैं जो वो ऑपरेट कर सकती हैं इस कस्टमर सर्विस सेंटर में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी कुछ आज की न्यूज़ थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस पर शेयर कर दूंगा। और @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।